आज लोकसभा का पद बहुत इंपॉर्टेंट बना हुआ है और बहुत क्रूशियल है। इसका कारण यह है कि लोकसभा के अंदर कौन सा व्यक्ति, कौन सा सांसद बैठेगा, इसका निर्धारण लोकसभा के स्पीकर ही करते हैं। चाहे हम लोग टीडीपी की बात करें या हम लोग बात करें जेडीयू की, दोनों जो है वो मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार ये पद जो है वो उनके पास में आ जाए। हम लोग आज इस लेक्चर के अंदर ये समझेंगे कि आखिरकार ये लोकसभा के स्पीकर का पद इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्या वाकई में 2026 के अंदर इलेक्शंस हो सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। अभी अगर मान लीजिए कि जेडीयू या फिर टीडीपी के पास में ये अगर पोस्ट चली जाती है तो आगे जाकर बीजेपी को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सभी आज न्यूज़पेपर जो है इसको कवर कर रहे हैं। आप लोग हमारे क्विक, यानी कि हम लोग चाहते हैं कि आप लोग अल्कोहल के एडिक्शन से बाहर निकले, इसीलिए हमने 31 टेक्निक्स को यहां पर इस्तेमाल किया है ताकि आप लोग इस अल्कोहल, जो कि आपके शरीर के लिए नुकसानदायक तो है ही, साथ में आपके ब्रेन को भी, न्यूरोट्रांसमीटर जो है उनको डैमेज कर रही है, आप लोग इसको जल्दी से क्विट कर दीजिए। आप लोग वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा। अल्कोहल कूपन कोड यूज करने के बाद आपको 30% एक्स्ट्रा डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। 75 डेज का आप लोग हार्ड चैलेंज जरूर ज्वाइन कीजिएगा। जो भी लोग पोर्नोग्राफी को देखते हैं वो इसके एडवर्स इफेक्ट का एक कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं, इससे उनके स्टडीज, उनके बिजनेस पर खासा असर पड़ता है। इसलिए आप लोग इस चैलेंज को जरूर एक्सेप्ट कीजिएगा और याद रखना कि जिंदगी के अंदर बहुत सारे चैलेंज आते हैं। इस छोटे से चैलेंज को कंप्लीट करके आप बहुत कुछ जो है वो अपनी जिंदगी के अंदर हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, हम लोग बात करते हैं जीवी मावलंकर की। देखिए 13 मई 1952 को पहली संसद का गठन हुआ था। उससे पहले संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ही कानून निर्मित किए थे और जिस समय कानून निर्मित संविधान सभा करती थी उसी समय लोकसभा के जो पहले स्पीकर थे वो जीवी मावलंकर बने थे। वडोदरा से ये थे और 1888 के अंदर इनका जन्म हुआ था गुजरात वडोदरा के अंदर और 1956 के अंदर इनकी डेथ हुई थी। तो पहले जो लोकसभा स्पीकर थे वो जीवी मावलंकर थे और उसके बाद में मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे। हम लोग बात करेंगे नीलम संजीव रेड्डी की। अब ये जनता पार्टी से, मतलब नॉन कांग्रेस अगर कोई मेंबर थे तो यही थे, लेकिन इनसे पहले, यानी कि ये खुद पहले जो है वो किसी दूसरी पार्टी में थे, कांग्रेस में थे, फिर पार्टी इन्होंने चेंज की थी। इसके बाद में बलराम जाखड़, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक, लगभग 9 साल तक इस पद को सुशोभित किया था और इन्होंने 7वीं और 8वीं जो लोकसभा थी उसमें स्पीकर के रोल को अदा किया था। तो बलराम जाखड़ का भी नाम आप लोग याद रखना। इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण बात हम लोग यहां पर करेंगे। आज आप लोग देख रहे हैं कि एनडीए जो है उसने टीडीपी के साथ में गठबंधन किया है। चंद्रबाबू नायडू अभी अध्यक्ष है टीडीपी के और उनके साथ में ही एक व्यक्ति जो है आप लोग को यहां पर दिखाई दे रहे हैं। ये वही व्यक्ति है जिन्होंने पहले भी लोकसभा के स्पीकर का पद जो है उसको ग्रहण किया है। मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में इनका नाम जरूर बताइएगा। लेकिन आज टीडीपी के पास में वापस से ये मौका है कि वो अपने लोकसभा स्पीकर को वहां पर अपॉइंट करे, लेकिन उसमें परेशानियां क्या हो सकती हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को रिजल्ट्स बताना चाहूंगा कि अभी 543 जो लोकसभा सीट है उसमें एनडीए को जो बढ़त मिली है वो 292 की है। उसमें बीजेपी की सीट 240 है, मतलब बीजेपी को अकेली पार्टी होने के नाते भी यहां पर कोई भी बहुमत नहीं मिला है। उसको अगर सरकार बनानी है तो टीडीपी या फिर जेडीयू की सहायता से उसको सरकार बनानी पड़ेगी, तब जाकर वो 272 का आंकड़ा जो है उसको क्रॉस कर पाएगी। लेकिन इसके विपरीत दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि एनडीए को 292 सीट और इंडिया जो है, इंडिया अलायंस, उसको 204 सीट मिली है। तृणमूल कांग्रेस को 29 सीट मिली है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को और ब्रीफ करने की कोशिश करता हूं। चलिए यहां पर समझिएगा कि आखिरकार लोकसभा स्पीकर का पद इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है। देखिए एनडीए के पास में अभी 292 सीट है, तो हम लोग यहां पर ये देख सकते हैं कि 272 का आंकड़ा जो है वो तो इसने पार कर लिया है, लेकिन इंडिया जो अलायंस है उसके पास में ये आंकड़ा नहीं पहुंचा है, मतलब इसकी गवर्नमेंट तो नहीं बन सकती है। बीजेपी के पास में 240 सीट है, अकेली बीजेपी गवर्नमेंट को नहीं बना सकती है। टीडीपी और जेडीयू जो है वो अगर इसके साथ में मिलती है और फिर एनडीए की गवर्नमेंट बनती है तो फिर एनडीए का एक प्रधानमंत्री जो नेता है वो ऑलरेडी प्रधानमंत्री चुने जा चुके हैं, नरेंद्र मोदी जी, और फिर वो प्रधानमंत्री का पद संभालेंगे। अच्छा, यहां पर टीडीपी और जेडीयू क्या चाहते हैं कि हम लोग लोकसभा का स्पीकर जो है वो अपना अपॉइंट करें। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को लोकसभा स्पीकर के बारे में बताता हूं कि आखिरकार ये पद जो है वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है। लोकसभा स्पीकर से पहले एक शब्द हम लोग और देखते हैं और वो है प्रोटेम स्पीकर का। ये लैटिन भाषा का एक शब्द है और प्रोटेम स्पीकर जो होता है वो
केवल 1 या 2 दिन के लिए ही इनका अपॉइंटमेंट होता है, ताकि वो अपॉइंट कर सके लोकसभा स्पीकर को ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, और दूसरे जो लोकसभा के मेंबर्स हैं, सांसद हैं, उनको शपथ ऑथ जो है वो दिलाने का काम भी किसका है? प्रोटेम स्पीकर का होता है। तो ज्यादा महत्वपूर्ण ये पद नहीं है, इनको ऐसे कोई भी अधिकार नहीं होते हैं कि ये किसी को डिस्क्वालीफाई कर सकें। केवल हम लोग ये कह सकते हैं कि 1 या 2 दिन के लिए इनको बनाया जाता है, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसका कोई प्रावधान नहीं है। हम लोग आते हैं किसके ऊपर? लोकसभा के स्पीकर के पद के ऊपर। देखिए, लोकसभा का स्पीकर जो होता है वो लोकसभा का अध्यक्ष तो होता ही है, ये तो आप लोग को पता है। किसी भी मेंबर को अगर डिस्क्वालीफाई करना है तो डिस्क्वालीफाई किस बेसिस पर कौन कर सकता है? तो ये कर सकते हैं जब संसद के अंदर मानहानि होती है। मानहानि मतलब वहां पे अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया जाता है तो लोकसभा के अध्यक्ष जो है उनको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं मेंबर्स को। अगर मान लीजिए कि कोई भी वहां पर बिल आया है और दोनों की इक्वल वहां पर वोटिंग हुई है, पक्ष और विपक्ष दोनों बराबर है, तो उस कंडीशन के अंदर ज्वाइंट एक मीटिंग बुलाई जाती है, और ज्वाइंट मीटिंग की अध्यक्षता जो है आर्टिकल 108 के तहत लोकसभा के स्पीकर ही करते हैं। यहां तक आपको बात में समझ में आई। यहां पर आगे देखेंगे आप लोग कि अगर मान लीजिए कि टीडीपी और जेडीयू से लोकसभा का स्पीकर नहीं बनता है, तो वो लोकसभा का स्पीकर कहां से बनेगा? बीजेपी से बनेगा। तो बीजेपी के पास में ये फ्रीडम होगी कि आगे जाकर अगर टीडीपी और जेडीयू अगर पार्टी से बाहर निकलते हैं, एनडीए अलायंस से बाहर निकलते हैं, और कोई इंडिया गठबंधन का कोई भी मेंबर जो है वो इनके अंदर शामिल होता है, तो बीजेपी के पास में काफी फ्रीडम होगी और उसको वो यहां पर आने देंगे। तो टीडीपी और जेडीयू ये चाहते हैं कि हमारा अगर मेंबर बन जाता है लोकसभा का स्पीकर, तो उस कंडीशन के अंदर ये हमसे गठबंधन को नहीं तोड़ पाएंगे, और आगे जाकर अगर इंडिया अलायंस का कोई भी मेंबर बीजेपी ज्वाइन करता है या फिर कोई भी पार्टी आकर बीजेपी का साथ देती है, उस कंडीशन में ये उसको क्या कर देंगे? डिस्क्वालीफाई कर देंगे। डिस्क्वालीफाई करने के बाद में ये सरकार जो है वो गिर जाएगी। इसीलिए ये लोग मांग कर रहे हैं कि हमारा स्पीकर जो है अपॉइंट होना चाहिए। अब एक्चुअली में यहां पर शिवसेना को 7 सीटें मिली हैं। आप लोग को पता होगा कि शिवसेना के अंदर भी अभी हाल ही के अंदर कुछ गुटबाजी हुई थी। जब एकनाथ शिंदे अलग हुए थे ठाकरे से, तो उस समय उन्होंने कहा था कि बेसिकली शिवसेना का जो मुख्य गुट है ये यही है। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचा था, और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद डिसीजन ये आया था कि आप अपने जो विधानसभा के स्पीकर हैं उनसे इस डिसीजन को लीजिए। तो डिसीजन ये आया था कि मुख्य पार्टी जो है जिसमें एकनाथ शिंदे हैं वही मुख्य शिवसेना की पार्टी है। तो आप लोग देखते हैं कि जब भी अगर लोकसभा का स्पीकर मेजोरिटी वाली पार्टी का होता है तो वहां पर बिल पास होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। साथ में ही अगर कोई भी मामला आता है, कोई बिल के ऊपर चर्चा होती है, जब चर्चा करने की भी बारी आती है, तो वो लोकसभा के अध्यक्ष जो है वो उस पर एक समय भी तय कर देते हैं कि आपको इतने समय में बोलना है, बैठना है। हर समय जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन तय करने का अधिकार उनके पास में होता है। कई बार मामले ऐसे भी आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा के स्पीकर को यह कह दिया है कि आप ही इसका निर्धारण कीजिए कि आखिरकार कौन मेंबर इसका सांसद रहेगा या नहीं रहेगा। अच्छा, ये शुरुआत में नहीं था। जिस चीज की मैं जिक्र कर रहा हूं वो बेसिकली एंटी डिफेक्शन लॉ है। एंटी डिफेक्शन लॉ हम लोग इसको कहते हैं, दल बदल विरोधी कानून हम लोग इसको कहते हैं। अब ये संविधान के अंदर जोड़ा गया था। संविधान के अंदर शुरुआत में 8 अनुसूचियां थी, और उसके बाद में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जोड़ी गई थी। इसमें से 10वीं अनुसूची जो है शेड्यूल, इसको जोड़ा गया था 52वां संविधान संशोधन करके 1985 के अंदर। और उस समय यह कह दिया गया था कि अगर कोई भी सदन का सदस्य एंटी मतलब किसी दूसरे दल को ज्वाइन करता है तो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगाया जा सकता है, और इसके तहत लोकसभा के स्पीकर को या सदन के अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि उस मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। तो इसी एंटी डिफेक्शन लॉ के आधार पर लोकसभा स्पीकर के पास में पावर बढ़ जाती हैं। इसीलिए आज टीडीपी और जेडीयू जो है वो चाहते हैं कि आज लोकसभा का स्पीकर जो है वो उनका बन जाए। आई होप आप लोगों को काफी हद तक जो है वो चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। इसीलिए लोकसभा के स्पीकर का पद ये अपने पास में रखना चाहते हैं। आप लोग मुझे बताइएगा कि जब लोकसभा के स्पीकर, मतलब अभी तो ओम बिरला थे, ओम बिरला से पहले लोकसभा के स्पीकर कौन थे, ये मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और आपके नजरिए से क्या वाकई में 2026 के अंदर इलेक्शंस हो सकते हैं? 2026 के अंदर क्या इलेक्शंस हो सकते हैं? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये जो एनडीए की सरकार है वो ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी।
महज और महज 2 साल के बाद में कुछ ऐसी उथल पुथल होगी कि 2026 में जब डीलिमिटेशन होगा उस समय इलेक्शंस हो सकते हैं। आपकी क्या राय है, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, लेकिन जाने से पहले आप लोग हमारे इस क्विट अल्कोहल एडिक्शन के कोर्स के साथ में जरूर जुड़िए। वेबसाइट को विजिट करना है, वहां पर एक कोर्स अवेलेबल है, और आप लोग पोर्नोग्राफी से कैसे क्विट करें उसके लिए भी कोर्स अवेलेबल है, आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।